नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार संस्कृति स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि कक्षा 9, 8, 7, 6 इनका सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। कुछ नया और कुछ पुराना भी है। कुल मिला के आपके कक्षा 9 का जो नए सिलेबस के आधार पर मैं आपके सामने कक्षा 9 के गणित के विषय का पूरा पाठ्यक्रम कराने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले नई पाठ्यक्रम के अनुसार आपके टोटल 15 पाठ हैं। इसके आधार पे सबसे पहला पाठ आपके संख्या पद्धति, दूसरा पाठ बहुपद है। तो आपको जो पिछली कक्षा में पढ़ रखा है उसके आधार पे हमने दूसरा पाठ जिसका नाम है बहुपद, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। क्या होता है बहुपद, किसे कहते हैं बहुपद, इसकी हम सामान्य जानकारी पहले पढ़ते हैं, फिर इसके अंदर कौन होता है, कैसे होता है। देखो, तो सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले अपने को ये अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। इसका पूरी जानकारी होने के बाद अपन बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आती है चर राशि, इसको बोलते हैं चर राशि। इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। यानी चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है, कोई फिक्स मान नहीं होता है। कभी x का मान 5 आ गया, कभी 7 आ गया। x वो एक ही है लेकिन मान बार-बार अलग-अलग आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि यानी x का मान आपके सामने उदाहरण के लिए कभी x बराबर 7 आ गया, कभी -2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। ऐसा मान चलता रहता है। यानी कि x तो एक ही है लेकिन मान हर बार परिवर्तन होता जा रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि चर का मान हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी चर का मान क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है भाई, चर का मान हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अब चर को सामान्य तौर पे अपने एबीसीडी के अक्षर एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। यानी चर को हमेशा चर को अंग्रेजी के अक्षर एक्स, वाई और जेड से व्यक्त करते हैं। ये हो गया भाई चर, व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, एक ही बात है। ये हो गया चर की बात। उसके बाद मैंने नाम बताया आपको अचर। अचर क्या होता है, अचर का मान हमेशा एक जगह पे फिक्स रहता है। यानी कि स्थायी मान होता है, सीधी सी बात है। ये स्थायी जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। यानी दूसरी परिभाषा आपके सामने अचर राशि। अब ये क्या होती है, इसका मान हमेशा परिवर्तनशील नहीं रहता, यानी कि स्थायी मान होता है। यानी अचर का मान क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। यानी अचर राशि हमेशा वास्तविक संख्या होती है। अचर संख्या यानी अर्थात इसको सीधी सी भाषा में बोलें तो यानी अचर राशि, अचर सभी वास्तविक संख्या अचर अर्थात अचर राशि अचर सभी वास्तविक संख्याओं को अचर राशि कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट जल्दी से आपको बता देता हूँ। वैसे आपने पिछली कक्षा के अंदर जो आज 9 से पहले जितनी भी कक्षा का आपने पढ़ी है तो अच्छी तरह से आपने 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 6 क्लास के अंदर संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ चुके हो 8वीं क्लास के अंदर पूरा। यानी सबसे पहले प्राकृत संख्या आती है जो 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। और उसके बाद पूर्ण संख्या आती है जो आपके 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। और फिर पूर्णांक संख्या माइनस प्लस में होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं का जो एक समूह बनता है उस समूह का नाम होता है वास्तविक संख्या है। क्या होता है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें संख्या है, वास्तविक संख्या के अंदर माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये तो चर के बारे में पढ़ लिया। अगर मैं बोलूँ कि वास्तविक संख्या है, सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, अचर होती है। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 7, तो ये एक वास्तविक संख्या है। क्या इसमें आप 7 हमेशा कहीं भी जाएगा ये 7 तो 7 ही रहेगा। ठीक है ना। 7 को आप है ना 7 की जगह 8 नहीं लिख सकते और ना कि 8 की जगह 7 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि अक्षर का मान हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है, यानी परिवर्तनशील नहीं होता है। तो यहाँ पे सभी वास्तविक संख्याओं को
क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अब देखो सामान्य तौर पे अचर राशि को किससे दर्शाते हैं, यानी अचर राशि को ABCD के अक्षर छोटे A B और C से दर्शाते हैं। देखो कहीं कहीं हो सकता है, एक्स वाई जेड को वास्तविक संख्या कहे, अचर राशि कहेगा तब वहां पे परसेंट में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अदरवाइज सामान्य तौर पे इसको इससे दर्शाते हैं ABC छोटा वाला, और इस अचर राशि को चर राशि को एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं। जो भी परिवर्तन होगा तो वो आपको परसेंट में दे रखा होगा, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया चर राशि और अचर राशि। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो मैं इसको रब करता हूँ और नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक। तो बीज व्यंजक में ये दोनों काम आएंगे, यानी बीज व्यंजक के अंदर क्या होता है, जब भी चर और अचर राशि गणित की 4 संक्रिया होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। यदि चर और अचर राशि गणित की 4 संक्रियाओं के साथ किसी एक के साथ या चारों साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके साथ अगर वो जुड़ी रहती हैं या समूह के रूप में उपस्थित होती हैं, तो जो उनका समूह या ग्रुप जो भी है, जो चर और अचर का और प्लस साथ में संक्रिया है, तो वो पूरा जो एक बनेगा समूह, उसका नाम क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो अपन बीजीय व्यंजक की परिभाषा पढ़ रहे हैं। बीजीय व्यंजक के बाद अपन पढ़ेंगे बहुपद, क्योंकि बहुपद पढ़ने के लिए सब ये अपने पूर्व जानकारी होनी चाहिए, इनके बिना अपने बहुपद समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया है। तो अपन बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक यानी जब चर और अचर राशियां गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं, यानी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये आपके काम आएंगे, ठीक है, चर और अचर। अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, यानी गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं, आपको पता होगा कितनी संक्रिया होती हैं, 4 संक्रियाएं होती हैं, गणित की 4 संक्रियाएं हैं। एक मिनट, हाँ, गणित की संक्रियाएं 4 होती है, कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। इन 4 संक्रियाओं के अंतर्गत यदि चर और अचर राशि संयुक्त रूप में, कैसे, यानी इस बीज व्यंजक की परिभाषा लिख रहा हूं मैं, जब चर और अचर राशि, जब चर व अचर राशि गणित की 4 संक्रियाएं के साथ हो तो प्राप्त पद को बीजीय व्यंजक कहेंगे। ये तो हमने भाषा के रूप में पढ़ा, अभी देखो गणित के रूप में पढ़ेंगे तो अच्छी से और समझ में जाएगा, यानी उसको क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहते हैं, ये आपको पता है। ये तो अर्थात सीधा सा अपन गणित पढ़ रहे हैं तो अपन एक शब्द में, यानी एक लाइन के अंदर क्या कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स। ये एक पूरा पद है, इस पूरे पद का खुद का नाम क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। क्या नाम हो गया भाई, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के अंदर देखो भाई, यहाँ पे अपने पास ये एक पूरा पद प्राप्त हुआ, इसका नाम तो अपने पास क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। क्या हो गया भाई, बीजीय व्यंजक। अब इसके अंदर कौन कौन है उसको अच्छी तरह से एक बार जो पीछे हमने पढ़ा उससे पहले मिटाया वही था। इसके अंदर देखो आपने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कौन है, ये एक अचर राशि है। कौन सी राशि है, अचर, क्योंकि ये वास्तविक संख्या। अचर राशि की परिभाषा होती है, सभी वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या नाम है तो अपने को दिख रहा है 5, और 5 एक वास्तविक संख्या है, इसीलिए ये तो हो गया अचर राशि। अब इसके अंदर ये कौन है, ये आपको दिख रहा है चर राशि, ठीक है भाई, कौन सी राशि, चर राशि। अब इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है खुला, ये क्या है, गुणे का चिन्ह, यानी कि गणित की 4 संक्रिया में से कोई एक तो उपस्थित है, तो ये तो है आपके सामने कौन, गणित की संक्रिया।
ठीक है भाई। ये आपने इस पूरे पद का नाम बीजीय व्यंजक। अब इसके अंदर कौन कौन है, ये जो संख्या के रूप में है वो तो हो गई अचर राशि, और चर x के रूप में वो क्या हो गई चर राशि, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना आपने, या माइनस भी हो सकता है। तो यानी और ये बीच में गणित की संक्रिया। तो इस पूरे पद का नाम हमने जो ऊपर परिभाषा लिखी उसके आधार पर देखो, जब चर और अचर राशि गणित की संक्रिया, गणित की 4 संक्रियाएं, कितनी 4 संक्रिया के साथ में हो तो प्राप्त पद, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा आपको परिवर्तन करना है, यहाँ पे लिखना है प्राप्त पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया बीजीय व्यंजक, अर्थात सीधी सी बात है 5 × x। ध्यान रखना, अब 5 × x है ना, इसको थोड़ा सा इधर देखना, कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखा है तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब आप क्या ढूंढोगे, इसके अंदर गणित की संक्रिया नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी चर और अचर राशि दोनों पास में लिखी होती है ना, उसके बीच में कोई ना कोई गणित की संक्रिया होती है, वो हमेशा कौन होती है, गुणा होती है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से इसमें आपको, क्योंकि ये तो आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा खुला लिखा बीच में गणित की संक्रिया लगेगी, वरना ऐसा प्लस माइनस होगा वो लिखा आएगा, भाग होगा वो भी लिखा आएगा, बट गुणा है ना हमेशा ऐसे साथ में लिखा होता है। कहीं कहीं मिलेगा आपको पूरी बुक के अंदर, ऐसा बहुत है। तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से कि इसके अंदर यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गणित की कौन सी संक्रिया होती है, तो वहाँ पे होता है गुणा। अब आपने पढ़ लिया चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक, तो यानी स्टेप बाय स्टेप चलता भाई। पहले चर आती है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं होगी तो सीधे मैं अगर ये बोल देता कि ये बीजीय व्यंजक की चर और अचर राशि, तो आप सोचते कि ये क्या होता है चर और अचर राशि। तो मैंने क्या होता ये आपका फायदे के लिए मैंने सोचा कि पिछले सब भूलते हैं, भूलने की आदत होती है, ये प्रकृति का नियम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमने पिछली क्लास पढ़ा फिर भी ऐसा हो रहा है, तो अपने बिंदास अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये नहीं, मैंने बता दिया चर और अचर, उसके बाद गणित की संक्रिया आपके सामने सीधा सा आपको दिख रहा है, परिभाषा के अनुसार आपको सब समझ में जाएगा कि भाई इसको 2-3 बार देखने पर अपना आप समझ जाएगा। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। अब अपन इसके बाद अपना जो मेन उद्देश्य कहाँ पे आए हम, क्या नाम है, पाठ का नाम क्या है, बहुपद। अब इसका अपना देखो, तो इसकी परिभाषा में बोलता हूँ, एक ध्यानपूर्वक सुनना। यानी बीजीय व्यंजक के अंदर यदि चर की घात पूर्ण संख्या में होती है तो वो बीजीय व्यंजक, उस पूरा पद का नाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुपद के अंदर। अब पूर्ण संख्या, अरे भाई पूर्ण संख्या वो होती है जो, यानी एक चर की घात है ना हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि 0 हो सकती है चर की घात तो चलेगा, लेकिन अगर माइनस में आ गई या फिर चर की घात बट्टे में आ गई, यानी परिमेय संख्या के रूप में आ गई या अपरिमेय संख्या के अंदर, तो फिर वो कौन नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी परिभाषा अच्छी तरह से ढंग से सुन लेना 2 बार। यानी वह बीजीय व्यंजक जिसके अंतर्गत चर की घात पूर्ण संख्या में होती है तो उसको बीजीय व्यंजक का नाम क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है बीजीय व्यंजक के अंदर कि यहाँ पर घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। मैंने बोला बीजीय व्यंजक के अंदर यदि वो बीजीय व्यंजक के अंदर x की घात पूर्ण संख्या में है तो ही वो क्या होगा, बहुपद, वरना नहीं होगा। अब इस परिभाषा को अगर रब करते हैं और फिर अपन बीजीय बहुपद की परिभाषा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना जो पाठ का नाम है, तो अच्छी तरह से ये पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजीय व्यंजक से सब लोग घबराते हैं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, दिमाग में ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। 9th क्लास में आ गए हो, आप समझदार हो, भावी विद्यार्थी हो, तो देखो भाई अपन का जो मेन लक्ष्य है इसमें देखो, पाठ का नाम क्या है, बहुपद, इसका अपन परिभाषा पढ़ा। यानी किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या में हो। अब पूर्ण संख्या को मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 0, कम से कम 0 होनी चाहिए ये। ठीक है, 1, 2 ऐसे हो सकती है, पूर्ण संख्या में हो तो वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, बहुपद। ठीक है भाई, अर्थात उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता है। गणित का खासियत यही है
ठीक है, दूसरे विषय से गणित थोड़ी भिन्न है। कैसे भिन्न है? अब देखो, अगर मैं सीधा से ये भाषा लिखी तो आप भी थोड़ा बोरिंग हो जाओगे। तो देखो भाई, सीधा सा एक उदाहरण लिखूंगा, आपके दिमाग में शब्द आ जाएगा एकदम। तो कैसे? उदाहरण नंबर पहला के अंदर मैंने लिख दिया, जैसे कि आपके सामने 5 और x। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आपको टाइम खराब होगी आपकी, इंपॉर्टेंट टाइम। तो देखो भाई, यहाँ मैंने लिख दिया कोई भी चीज़ लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया x और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने लिख दिया n। तो इसके अंदर आप देख, तो ये कौन है? ये तो आपकी जो नीचे वाली संख्या, इसको तो बोलते हैं भाई आधार। घातांक नियम पढ़ेंगे उसके अंदर, आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब ये जो दिख रहा है ना ऊपर, ये क्या है? इसका नाम क्या है? यहाँ पे जो भी जैसा भी होगा वो आपका किसका काम करेगा? घात का। इंग्लिश में बोले तो पावर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि पहली बात तो बीज व्यंजक होना जरूरी है। तो बीज व्यंजक हमने लिखे, शब्द ही ये लिया बीज व्यंजक। तो दिख रहा है बीज व्यंजक 5 × x है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घात नहीं दिख रही है। घात किसके ऊपर होनी चाहिए? ये लिखा हुआ शब्द है चर, और चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में। देखो शब्द को ध्यान से गहराई से देखना भाई, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की चर की घात नहीं दिख रही है। तो अपने को पता है किसी भी संख्या, चर, किसी का नाम भी क्यों नहीं हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी जी। ठीक है भाई, ये मोदी जी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक तो है ही है, मोदी जी खुद एक तो है ही है ना। तो देखो भाई, तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति, नाम, चर, अचर कुछ भी हो, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब एक तो है ही है, वो खुद तो एक है। तो यहाँ पे चर की घात क्या है? एक। कुछ नहीं है तो एक है। तो अब देखो, मैंने यहाँ लिखा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, एक है, इसका मतलब यहाँ पे एक आया हुआ चर की घात। तो अपना जो लिखा हुआ कथन एकदम सटीक है, यानी सही है। तो देखो, तो ये क्या हो गया? इस पूरे का क्या नाम हो गया भाई? आप भी कहोगे इसका नाम क्या हो गया? अब बहुपद। तो यानी सीधी सी बात है कि यदि बीजीय व्यंजक में चर की घात यानी पूर्ण संख्या में होते ही उस चर बीज व्यंजक का नाम किस में परिवर्तन हो जाएगा भाई? बहुपद के अंदर हो जाएगा। ये बहुपद का उदाहरण। और देखो उदाहरण अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल खाते रहो आप। तो देखो, जैसे मैंने लिख दिया एक ये भाई, और यहाँ पे घात मैंने लिख दी जैसे 1/2। तो मैंने एक परिभाषा ऊपर आपके सामने लिखी हुई, ये बहुपद है या नहीं? ये तो बिल्कुल क्या, कौन है भाई? बहुपद है। ठीक है भाई, अब ये बहुपद है या नहीं है? मोदी जी को अब टाइम नहीं है ना, पूरा देश संभालना है। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चर, ठीक है, बीज व्यंजक में अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ध्यान रख लेना। यहाँ पे एक है, इसीलिए चर भी है, अचर भी उपस्थित है। और इसके अंदर अब यहाँ पे ये बहुपद होगा कि नहीं होगा उसकी अब देखो परिभाषा लिख के, बीज व्यंजक है, बिल्कुल है, चर है, दिख रहा है। चर के अंदर क्या होनी चाहिए? घात किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में। घात आपको पता है ऊपर वाली संख्या होती है। यहाँ पे दिख रहा है 1/2। तो आपने 8th क्लास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि 1/2 किस में आती है? परिमेय संख्या के अंदर आती है। जैसा कि परिमेय संख्या यहाँ पे नहीं लिखा कि क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। ठीक है, किसी प्रकार पूर्ण संख्या में नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पे क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब सीधा सा क्या जाएगा आपको? सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये कौन नहीं है? ये भाई आपके बहुपद नहीं है। समझ में आ चुका होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी को जो मैंने ये समझाया यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुपद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल और खाओ आप। मैंने लिख दिया, मान लो x - 2। ठीक है भाई, ये बहुपद है या नहीं है? तो इसको चेक करते हैं अपनी परिभाषा के अनुसार। ये बीज व्यंजक तो है ना, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इसके अंदर आप देख रहे हो बीज व्यंजक है, तो बीज व्यंजक के अंदर चर को देखना है, उसकी घात किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में। यदि जैसे ही वो पूर्ण संख्या में नहीं होगी तो अपने पहले बात खत्म हो जाएगी, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये घात दिख रही है आप सबको। ठीक है भाई, क्या दिख रहा है? x, और उसकी घात कितनी है? 2। तो अपन देख रहे हैं कि 2 भी कौन नहीं है भाई? -2 है। पूरा पढ़ना भाई, गलती मत करना, क्योंकि माइनस का 2 है। प्लस वाली संख्या को अपना प्लस अपना लेते नहीं, आगे ध्यान रखना। तो -2 भी कौन नहीं है भाई? पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, माइनस की संख्या का नाम निशान नहीं आता है, तो दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो ये भी नहीं है, क्या नहीं है भाई? पूर्ण संख्या। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है
तो सीधी सी बात अपने ये जो परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार ये भी क्या नहीं होगा भाई, बहुपद नहीं होगा। ठीक है भाई, बहुपद नहीं होगा। थोड़ा सा इधर ये लो, ये भी बहुपद नहीं है। एक उदाहरण नेक्स्ट लास्ट, अब देखो मैंने लिख दिया 5x 3 + 2। अब ध्यान रखना है ये भी बीजीय व्यंजक है, और इसमें भी आप देख रहे हो एक उदाहरण, इसको ऐसे करते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है भाई, क्योंकि कुछ नया होना चाहिए। अब देखो ये घात ऐसे लिख दिया, आप सबको दिख रही है, घात तो स्पष्ट दिख रही है, तो कुछ नया होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। जमाना बहुत आगे चल रहा है, अपन भी थोड़े उसके साथ साथ चले तो अच्छा रहता है, क्योंकि प्रकृति का नियम साथ चलता है वो तो जीवित रहता है, वरना आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक के अंदर यहाँ पे चर को देखना है, चर की घात कितनी है, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या में शुरुआत 0 से होती है, दिख रहा है चर है, उसकी घात भी क्या है 0 है, तो 0 किस में आती है, पूर्ण संख्या में। इसीलिए ये कौन हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा आपके बहुपद, बहुपद है। तो हमने 4 उदाहरण लिए, उसके अंदर देखो 2 उदाहरण थे जो बहुपद के थे, 2 उदाहरण बहुपद के नहीं थे, ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुपद के हैं, हो सकते हैं 5x³ 30 हो, -10y, ऐसे बहुत सारे चलते हैं। ये क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक के साथ ही क्या हो जाएंगे, बहुपद। ठीक है भाई। अब देखो, अब बहुपद पढ़ लिया, अब हमने इससे पहले पूरा हमने पढ़ लिया, बहुपद की परिभाषा सबको आनी चाहिए, अब बहुत आसान है। अब इसके बाद बहुपद के होते हैं प्रकार। मुख्यतः बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक बहुपद का प्रकार है घात के आधार पे, एक बहुपद का आधार है पद के आधार पे, यानी जितने पद होंगे उसके आधार पे उसका नाम भी परिवर्तन होता रहेगा। और एक बहुपद आएगा घात के आधार पर, जितनी चर की घात बढ़ेगी यानी जितनी घात आएगी उसके आधार पे उसका नाम होता है। अब पद के आधार पर वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पदीय बीजीय व्यंजक, दूसरा होता है द्विपदीय बीजीय व्यंजक, और तीसरा होता है त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। उसके बाद दूसरा इसका जो मुख्य भाग है जिसका नाम है घातों के आधार पे। अब कैसे होता है, घातों के आधार पे एक घातीय बीजीय व्यंजक और द्विघातीय बीजीय व्यंजक और त्रिघातीय बीजीय व्यंजक। आपके सिलेबस के अंदर अभी तक त्रिघातीय बीजीय व्यंजक तक की है, तो आपको उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बहुपद का व्यापक रूप होता है, उसको एक बार लिखते हैं, कैसे होता है व्यापक रूप, देखो। तो ये आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इस बीजीय व्यंजक का जो बहुपद है ना, इसका व्यापक रूप एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। यानी जिससे अपन है ना कैसा भी बीजीय बहुपद बना सकते हैं। बहुपद का व्यापक रूप, किसका, बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, देखो भाई। और एक थोड़ा सा मैं आपको, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बहुपद को किससे व्यक्त करते हैं, बहुपद को या तो p ऑफ x, ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका भाई, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं f ऑफ x, यानी बहुपद को व्यक्त करने का तरीका है। p क्यों लिया, क्योंकि ये बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल का पहला अक्षर p है, यहाँ पे फंक्शन यानी कि एक फलन होता है जिसको f ऑफ x बोलते हैं। ये हो गए p, बहुपद को व्यक्त करते हैं किसको, ये, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान से देखना भाई। इसके लिए मैंने को यहाँ से रब करना पड़ेगा। और जो भी द्विघातीय, त्रिघातीय या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होता है ना, वो किसके आधार पे होता है, इस व्यापक रूप में जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार अपने को वैल्यू रखते रहते हैं और उसका व्यापक रूप अपने को प्राप्त होता रहता है। यानी इसको p ऑफ x, यानी इसका मतलब ये x क्या दर्शाता है भाई, x ये दर्शाता है कि जो भी बहुपद बनेगा उसके अंदर जो चर कौन होगा, हमेशा जहाँ तक बढ़ेगा वह चर कौन रहेगा, हमेशा x रहेगा। तो यहाँ पे p बराबर p ऑफ x, इसको पढ़ते कैसे, p ऑफ x,
तो यहाँ पे आता है, मैंने लिख दिया जैसे एक वास्तविक संख्या यानी अचर राशि, क्योंकि आपको पता ही है बहुपद की परिभाषा के अनुसार सब होगा। यहाँ पे a1 लिख दिया, ठीक है। शुरुआत में a0 लिख दे, फिर x और उसकी घात 0 प्लस a1 मतलब a0 a1 तो x की घात भी 1 प्लस a2 x की घात भी 2 प्लस डैश 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 डैश, ऐसे चलता रहेगा। अपने को जैसा बनाना है उसके आधार पर अपन बना सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, व्यापक रूप an जितनी जरूरत हो और यहाँ पर x की घात भी n। ये होता है अपने बीजीय व्यंजक का यानी बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है भाई। अब आपको कोई चाहिए कि बीजीय व्यंजक बनाना है, बना सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे आप मान रखते जाओ, जैसे यहाँ पे n लिखा है तो यानी जितना चाहिए, मैंने शुरुआत कर दी, आपको 0 1 2 ये दोनों साथ साथ परिवर्तन होंगे। ये बीजीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। उसके बाद इसके दो भाग होते हैं। तो भाई आज हमने क्या पढ़ा इस क्लास के अंदर, बहुपद से पहले चर, अचर राशि, बीजीय व्यंजक की परिभाषा और बहुपद की परिभाषा पढ़ी, और बहुपद का किससे व्यक्त करते हैं, p ऑफ x से, और बहुपद का व्यापक रूप। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सेंसिटिव स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।